पेज नंबर 54 पे शेखर जोशी। अब यहाँ जो पाठ दिया गया है वो एक प्रकार की जो अपन कहते हैं वर्तमान समय परिस्थितियों के अंदर ऊंच नीच, जातिगत भेदताएं वगैरह उससे संदर्भ में है। और ये दिखाया गया है कि बच्चे के अंदर जो टैलेंट होता है वो टैलेंट सामने आना चाहिए। यानी बालक के अंदर जो ज्ञान है या बालक के अंदर जो टैलेंट है वो ही बाहर आए। और कभी कभार क्या है कि कुछ सीमाओं के अंदर बंधा हुआ होता है तो बाहर नहीं आ पाता। और बहुत बिरले या बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उन सीमाओं को तोड़ करके और बाहर निकलते हैं। तो ऐसा इस पाठ के अंदर है। चलिए पहले करते हैं 1932 अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म। अब मुझे ये बताओ अल्मोड़ा में और किसका जन्म हुआ है? एक और व्यक्ति का अल्मोड़ा में जन्म हुआ है, बताओ देखिए किसका है? अरे इससे पहले पढ़ा ना सुमित्रा नंदन पंत कोसाली अल्मोड़ा उत्तरांचल, उत्तराखंड जो बोलते हैं, पहले उत्तरांचल था अब उत्तराखंड बोलते हैं उसको। प्रमुख रचनाएं कोसी का घटवार, सात के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, ये इनके कहानी संग्रह है। एक पेड़ की याद, ये इनका शब्द चित्र संग्रह। यानी देखो शब्द चित्र संग्रह का मतलब ये होता है कि ऐसा लिखना पढ़ने वाले को ऐसा महसूस हो, ऐसा आभास हो कि शब्दों के जो चित्र है वो उसके सामने अंकित हो रहे, वो घटनाक्रम उसकी आंखों के सामने से जीवंत तो होता है। सम्मान इनको पहल सम्मान, यानी कि एक हिंदी का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला सम्मान है, वो इनको एक पुरस्कार रूप में मिल चुका है। पिछली सदी का छठवां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। छठवां दशक का मतलब ये होता है 1960, यानी यहां से नई कविता, शाखोत्तरी कविता या शाखोत्तरी साहित्य निकला था। युगांतरी का मतलब ये होता है एक टाइम को बदलने वाला, यानी उससे पहले का जो लेखन है उसका जो मतलब गुण है वो अलग है, और 1960 के बाद का जो लेखन है उनके जो गुण भाव है वो पूरी तरह से अलग है। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग ही कहानियां लिखनी शुरू की। यानी इस 1960 के बाद एक साथ कई युवा लोग आए, मतलब नए नए लेखक, मतलब आप ये क्या नए रचनाकार, एक साथ कई नए रचनाकार आए और इन्होंने जो प्राचीन रंग ढंग था, प्राचीन जो रंग ढंग था उससे अलग लिखा। यानी जो इनके लेखन के जो विषय थे उन विषयों को इन्होंने क्या किया, बदला। यानी पहले के जो विषय थे उन विषयों को बदल करके नवीन विषय, नवीन विषय का मतलब उस समय के जो उनके उस समय के जो वर्तमान संदर्भ में लिखना आरंभ किया। उन्होंने अपने चारों तरफ का जो वातावरण था उसका अध्ययन किया, उन्होंने अपने चारों तरफ का जो परिवेश था उसका अध्ययन किया और उसके अनुसार इन्होंने अपने विषय है वो तय किए। पहले का विषय प्रकृति या स्त्री का सौंदर्य या उत्पीड़न या स्वतंत्रता से पहले वाली स्थिति, तो उन सारी परिस्थितियों को छोड़ करके और फिर इन्होंने ये लिखना शुरू किया। फिर शुरू की और देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ गई। यानी कहानी को केंद्र में आने का मतलब था बहुत ज्यादा वैल्यूबल हो, यानी उसकी बहुत ज्यादा महत्ता होगी, वो बहुत महत्वपूर्ण हो गई। क्यों? क्योंकि कहानी के माध्यम से, अब यहाँ देखो क्या होता है कि कहानी के माध्यम से देखो क्या, तो कहानी के माध्यम से एक तो क्या हो गया कि व्यक्ति का जो जीवन है उस जीवन के जो संघर्ष है वो सामने आए, ठीक है। फिर व्यक्ति के जीवन का क्या लक्ष्य वो सामने आया, ठीक है। फिर उसके जो मध्यम वर्ग जो है, मध्यम वर्ग, तो मध्यम वर्ग की जो जीवन शैली है, तो उस जीवन शैली के अंदर किस प्रकार से लोग जी रहे हैं, कैसे संघर्ष करने पड़ रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, तो ये सारी धीरे धीरे ये जो रचनाएं थी उनके अंदर आने लगा। यानी उनका जो केंद्र बिंदु था वो इस कहानी का क्या हो गया, जीवन संघर्ष से जुड़ा हुआ, और वो भी मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग को उन्होंने ज्यादा केंद्र में रखा कि मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति होता है उसका जीवन किस प्रकार से चलता है, कैसे वो अपने जीवन को लेकर के और आगे चल रहा है। फिर अब आगे कह रहे हैं उस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। यानी इस सबको मतलब जब ये 1960 के बाद की जो साठोत्तरी है नई कहानी आंदोलन, यानी एक नए विषयों के साथ एक नए रंग ढंग के साथ कहानियां लिखी गई, तो उन सबका जो नामांकन है वो नई कहानी आंदोलन के नाम से हो गया।
इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। यानी इनके बीच में जो शेखर जोशी का स्थान है वो अपने आप में एक बहुत अच्छा स्थान है, अपने आप में उत्तम स्थान है। यानी इन्होंने उस लेखन के क्षेत्र में बहुत कुछ किया है, या बहुत कुछ इतना इन्होंने उस क्षेत्र के अंदर किया है जो उनका जो लेवल है, उनकी जो वह मान सम्मान है, वो काफी विशिष्ट तौर से मानी जाती है। ठीक है, उनकी कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व। प्रगतिशील पक्ष का मतलब होता है जो निरंतर चिंतन करते हुए आगे बढ़ने का जो सहारा मिलता है। चिंतन करते हुए आगे बढ़ना, यानी चिंतन करते हुए आगे बढ़ने का मतलब आप ये मान के चलिए कि अपन जिस परिवेश में जी रहे हैं उससे कुछ नवीनता करते हुए आगे बढ़ना, यानी कुछ नवीनताओं के साथ अपने जीवन को आगे लेकर के चलना, समाज के दृष्टिकोण से भी और अन्य जिसको कहें ना कि अन्य विषय के दृष्टिकोण से भी, जीवन के दृष्टिकोण से भी, सर्व जो दृष्टिकोण है उसका क्या हो जाता है, सब कुछ उन्होंने दिखाने का यह वो प्रयास किया। फिर है समाज का मेहनत कश और सुविधाहीन तबका। तबके का मतलब होता है एक वर्ग विशेष, क्योंकि आपने देखा होगा मेहनत कौन करता है, मिडिल क्लास आदमी करता है। यानी आप कर्मचारियों में देखोगे, मजदूरों में देखोगे, यानी ऐसे लोग। मिडिल क्लास का मतलब ये होता है जो भूख भी नहीं मर रहा है, अमीर भी नहीं है, मतलब जैसे तैसे जो अपना काम है वो क्या कर रहा है, चला रहा है। यानी उसका जैसे तैसे ये काम है वो क्या है, चल रहा है, जैसे तैसे काम है वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर आगे है मेहनत का और सुविधा तबका। तबके का मतलब होता है वर्ग विशेष। तबके का मतलब क्या होता है, तबके का मतलब होता है एक वर्ग विशेष, या फिर अपन ये कह सकते हैं लोगों का समूह, लोगों का समूह। तो मतलब ये जो बीच के लोगों का समूह है वो जिस विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है उसके लिए अपने आप में स्थान बना करके रखना एक बड़ी विषमता है, बड़ी विडंबना टाइप से हो जाता है। निहायत, निहायत का मतलब एकदम से, सहज, सहज का मतलब सरल, एवं आडंबरहीन भाषा शैली में, मतलब आडंबरहीन भाषा शैली का मतलब चटक मटक वाली, दिखावा नहीं किया। जैसे होता है ना आडंबर का मतलब ये मतलब दिखावा करना, या जैसे आज भी सीधा साधा लेकिन अपने आप को कुछ और दिखाना। जैसे कोई बुजुर्ग आदमी, बाल सफेद है लेकिन फिर भी डाई आई मार के एकदम काले कर दे और बाहर निकलता है, तो अपने आप को ये महसूस कराने की कोशिश करता है कि मैं तो अभी 25 एज में चल रहा हूँ, तो वो होता है दिखावे टाइप। तो इनकी भाषा में इस प्रकार से कोई दिखावा वगैरह नहीं। भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते हैं। सामाजिक विकास का मतलब समाज के अंदर बारीक नुक्तों को मतलब बारीकी से जांचते कि वास्तव में हमारा समाज है वो कहाँ खड़ा है, और प्रस्तुत करते हैं उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जन जीवन की। समकालीन का मतलब उनके टाइम, उस समय, अभी की नहीं। वैसे समकालीन का मतलब होता है अपने जिस समय बात हो रही है उसकी इर्द गिर्द। जैसे अभी अपन गए ना अपने समकालीन को मतलब अपने आसपास जो आज हो रहा है, लेकिन ये समकालीन उस समय यानी उनके समय में बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। विडंबनाओं का मतलब कमियां, कुछ न कुछ ऐसी कमियां रही होगी जिसके कारण समाज को एक दिशा देने से बहुत बड़ा एक वो कहते हैं ना एक अंतर उसमें रहा होगा। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है। यानी उन्होंने वास्तविक स्थिति से हमें रूबरू कराया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। शेखर जी की कहानियां विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश यानी पोलैंड की भाषा है और रूसी में भी अनुदित हो चुकी है, मतलब उनके अंदर भी इनके अनुवाद हो चुके हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाज्यू पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का भी निर्माण, इनकी एक कहानी दाज्यू ये बड़ी फेमस हुई थी और इस कहानी के ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है। ठीक है, गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला के प्रतिनिधि नमूना। प्रतिनिधि नमूना का मतलब है एक जब सैंपल दिखाते हैं किसी को, देखो हमारा काम ऐसा, ये हमारा सैंपल है, तो ये कहानियों का एक नमूना, एक सैंपल है कि इनकी कहानियां इस प्रकार से इतनी श्रेष्ठ है। तो इसमें दिखाया गया कि समाज के अंदर कितनी विषमताएं हैं, समाज के अंदर कितनी ऊंच नीच भरी पड़ी है, समाज किस प्रकार से सोचता है? समाज के सोचने का जो दृष्टिकोण है वो किस प्रकार का है। समाज में जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली, जातिगत विभाजन यानी क्या मानते हैं, अभी तो फिर भी नहीं है, लेकिन अगर आप 1960 आसपास इस समय
चले जाओ, उस समय हमारा समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। यानी एक वर्ण होता था ब्राह्मण वर्ण, ठीक है, एक होता था क्षत्रिय वर्ण, है ना, एक होता था वैश्य और एक होता था शूद्र। तो ब्राह्मण का काम होता था शिक्षा देना, यानी इसकी औलाद को शिक्षा ही देना। क्षत्रिय का क्या, रक्षा, इसका क्या, व्यवसाय, ठीक है, और इसका क्या, सेवा। लेकिन जब हमारे वेदों के अंदर इनको तय किया गया था, तब इनका आधार क्या था, कर्म था। कर्म के आधार है। अगर ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय है तो क्षत्रिय में आएगा, अगर रक्षा कर रहा है ना। अगर ब्राह्मण का बेटा व्यापार कर रहा है तो वैश्य में आएगा, न कि ब्राह्मण में। लेकिन बाद में धीरे धीरे जातिगत जो बंधन है वो इतने मजबूत हो गए, जातिगत बंधन इतने संकुचित हो गए और उनके कारण से एक प्रकार की जातिगत जो मतलब विडंबनाएं हैं वो आ गई। और इसके कारण ब्राह्मण का बेटा ही बस शिक्षा करेगा, पढ़ाएगा, ब्राह्मणी का काम करेगा, भले उसको कुछ पता है, अगर उसको क्षत्रिय का काम आ रहा लेकिन वो नहीं कर सकता। तो ये परिस्थिति यहाँ दिखाई गई है। यानी वर्ग के अंदर टिप्पणी की मतलब ब्राह्मण है लेकिन उसमें ब्राह्मण के गुण नहीं है, लेकिन फिर भी वो शिक्षा दे रहा है, इसका मतलब बड़ा करेगा। क्षत्रिय है लेकिन उसके अंदर ताकत नहीं है, भुजाओं में बल नहीं है, रक्षा करने का साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो वो फिर रक्षा नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी क्षत्रिय है इसलिए कर रहा है, लेकिन उसमें हिम्मत साहस नहीं है, भाग रहा है। वैश्य व्यापार का गुण नहीं है लेकिन फिर भी व्यापार करने के लिए। शूद्र यानी इसके अंदर अच्छा पढ़ाने का गुण है लेकिन फिर भी उसको सेवा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो समाज का एक दायरा, ब्राह्मण क्या चाहता है कि मैं शूद्र से बात नहीं करूं, ये नीच व्यक्ति है। ब्राह्मण चाहता है मैं इसके घर में भोजन नहीं करूं, क्यों? ये चाहता है कि ये दोनों मेरे से मैं ऊपर हूं, ये चाहता है कि इन दोनों को मैं पाल रहा हूं इसलिए मैं ये काम करूं। तो एक प्रकार से जाति की जो विभिन्नता है उनके प्रत्येक कोण से उनके ऊपर टिप्पणी की गई है। तो वो दिखाने के लिए कि व्यक्ति की जो कला अंदर होती है, व्यक्ति के जो गुण होते हैं वो जाति को देख करके नहीं होते, वो उसके व्यक्तित्व को देख करके होते हैं। यानी उसका जो व्यक्तित्व किस गुणों से संपन्न है उसको वही कार्य करना चाहिए। तो ये इस कहानी का उद्देश्य है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा, मतलब शब्द छोटे लेकिन अर्थ बहुत गहरा है और बड़ बोलापन जितना ही कम है। यानी फालतू लंबी चौड़ी फेंकने वाला विषय नहीं है, वास्तविक अर्थ गंभीर उतना ही। मतलब शब्द वो कहते ना लेखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर, शब्द बहुत छोटे छोटे हैं। कहते ना सुनना गंगा के तीर लेखन में छोटे लागे भाव करे गंभीर, तो दिखने में बहुत छोटे शब्द है लेकिन जब उन शब्दों के अर्थ में जाते हैं तो उनका अर्थ बहुत विस्तारित रूप से है और एक संदेश देने वाला है। लेखन की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से, मतलब ज्यादा कुछ उन्होंने अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन फिर भी पढ़ने वाले को यह समझा दिया कि कभी भी व्यक्ति के गुण जाति को देख करके नहीं होते और व्यक्ति को ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो भी दूसरा काम करने के लिए स्वतंत्र हो, जातिगत बंधनों में बंधा हुआ न हो। ये ऊंच नीच भेदभाव, ये जो जातियों के बीच में जो आपसी वैमनस्य वगैरह, ये नहीं होना चाहिए। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम देख पाते हैं कि एक मेधावी का मतलब था बहुत तेज, टैलेंटेड, होशियार, किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंच जाता है। मनोदशा का मतलब होता है उस स्थिति तक पहुंच जाता है ना। मनोदशा का मतलब होता है उस स्थिति तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। मतलब वो ब्राह्मण है लेकिन फिर भी ब्राह्मण का काम नहीं करके और जाकर के लोहार का काम करता है। तो वो कहता है यार जातिवादी कुछ नहीं, मुझे ये काम अच्छा लगता है, मैं इस काम को अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, या उसको उस काम के अंदर सिद्धस्तता है, तो फिर वो इनको नहीं मानता। किस विषय वहां तक पहुंचता, उसके दिमाग की सोच कैसी है, किस प्रकार से कर रहा है, तो वो वहां सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के आफर पर बैठा है। आफर का मतलब होता है जो लोहार बैठता है ना, सीट होती है उसकी, वो ऐसा एक चलाता रहता है, आग जलती रहती है कोयले और वो लोहा कूदता रहता है, उसको आफर बोलते हैं। ठीक है। फिर है सामाजिक विधि निषेध, यानी जैसे ब्राह्मणों का मना था उनके पास नहीं बैठ सकते, काम करवाना दूर से फेंको और लो वापस जाओ, लेकिन उनके पास नहीं बैठ सकते, उनका पानी नहीं पी सकते, उनका खाना नहीं खा सकते। जैसे आजकल भी बहुत सारा जातियों में गाँव में होता है, बहुत ज्यादा उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है और उसका फिर काम भी करता है इतनी कुशलता, यानी जो लोहार का काम करने वाला जो नहीं कर सकता वो मोहन करके दिखा देता है, जबकि मोहन ने आज से पहले उस काम को हाथ भी टच नहीं किया। तो इससे ये पता चलता है किसी के अंदर जन्मजात
जाति से संबंधित हो, वो अन्यथा से भी हो सकते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करना पड़ता है। यानी वो मेहनत कश है, मेहनत करने वाला है, और वास्तव में झूठा दिखावा है कि ब्राह्मण का पुत्र हूं, ब्राह्मण बन के बैठ जाऊं, या ये कर लूं, वो कर लूं, भौतिक दिखावा, उसमें विश्वास नहीं करता, वो कार्य करने में विश्वास करता है। और भाईचारा का मतलब ये है कि भाई लोहार का काम भी छोटा नहीं है, अगर लोहार नहीं होता तो लोहे का काम कौन करता है? हमें तो हर जगह लोहे के काम की आवश्यकता, खेती से ले या किसी अन्य व्यवसाय से, प्रत्येक में उसकी आवश्यकता होती है, तो वो भी अति आवश्यक, वो भी जरूरी है, कोई छोटा नहीं होता। ठीक है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा है, तो यहाँ लोहा किसका प्रतीक है? तो ध्यान रखना, यहाँ जो लोहा है ना, वो किसका प्रतीक है? सामाजिक बंधनों। किसका प्रतीक है? सामाजिक जो बंधन है उसका प्रतीक है। लोहा गल रहा है मतलब सामाजिक बंधन है, वो क्या हो रहे? टूट रहे हैं। यानी समाज के अंदर जो एक दिखावे के लिए जो एक बंधन बनाए गए हैं, वो बंधन अब धीरे धीरे टूट रहे हैं। समाज को एक नया आकार मिलने वाला है, समाज को एक नई दिशा मिलने वाली है, जिसके अंदर सर्वगुण संपन्न व्यक्ति, या जिस व्यक्ति के अंदर जो अच्छा सा गुण है, उन गुणों के अनुसार वो अपना व्यवसाय है वो कर सकता है। अब बताओ, इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो